गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपनी पिछली क्लास में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, उसके बाद में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जो हैं वो हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। अगर हमें कोई अज्ञात मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अणु दिया हुआ है या कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसमें कौन कौन से बंध उपस्थित हैं, कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं और कौन कौन से कार्बन पर कितने बंध और कितने हाइड्रोजन या और परमाणु लगे हुए हैं, इनका हम अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से कर सकते हैं, अज्ञात अणु का पता लगा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज़ को मिला करके, उनकी एनालिसिस को अलग अलग तरीके से मिला करके एक मॉलिक्यूल का पूरा पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हमारा एड्रेस होता है जिसमें हम हमारा नाम लिखते हैं, फिर हम उसमें गली लिखते हैं, फिर हम मोहल्ला लिखते हैं, शहर लिखते हैं और स्टेट लिखते हैं और कंट्री लिखते हैं, तब जा कर के हम अपने आप की पहचान बता पाते हैं। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल की अलग अलग स्टडी के बाद में उन सबको मिला करके ये पता लगाया जाता है कि ये मॉलिक्यूल क्या है। हमने जो कंपन की विधाएं देखी थी उसमें हमने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में देखा था हमने कि अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसके लिए हम रूल अप्लाई करते हैं 3n-5, जहाँ पर कि n उसमें उपस्थित एटम्स की संख्या है, इतनी नंबर उसमें कंपन की संख्याएं होंगी। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, सेंटर में कार्बन है और दोनों ऑक्सीजन साइड में लगे हुए हैं, तो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जिसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करके इसमें जो संख्या आती है वो 4 आती है। चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो किस तरह से कंपित हो सकता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब पदार्थ पर यूवी या दृश्य प्रकाश डाला जाता है तो वो उसको अवशोषित करता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर एक्साइट होकर के जंप करते हैं और वापस लौटते हैं। तो उसके द्वारा अवशोषित प्रकाश और उत्सर्जित प्रकाश दोनों को पढ़ करके हम ये पता लगा पाते हैं कि उसमें कितने द्विबंध या कीटोनिक समूह उपस्थित हैं जो कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्योंकि इसकी ऊर्जा, अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम में यूवी की ऊर्जा अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, विजिबल की ऊर्जा यूवी से कम और फिर उसके बाद आता है आईआर, जिसकी की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से भी कम होती है। इसलिए जब किसी पदार्थ पर आईआर रेडिएशन डाला जाता है तो वो सिर्फ अपनी स्थिति में ही उसके परमाणुओं में कंपन होता है, उसमें कोई एक्साइटेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसकी ऊर्जा कम होती है, आईआर की ऊर्जा कम होती है। इसलिए तो हम उस अणु में होने वाले विभिन्न कंपनों को पढ़ करके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, उसकी पीक्स के द्वारा उसमें ग्राफ आएगा। जब जैसे जैसे कोई परमाणु कंपित होगा वो उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा और उसमें एक ग्राफ बनता जाएगा। उस ग्राफ की स्टडी करके हम ये पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन से परमाणु कौन कौन सी परिस्थिति में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी एक अणु है उसमें कितनी तरह के कंपन हो सकते हैं। मूलतया 2 तरह के कंपन अणु में होते हैं और उसको हम फिर फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला, सपोज हम ये मानते हैं कि कोई भी एटम जो है वो एक स्प्रिंग जैसे बॉन्ड के द्वारा दूसरे एटम से बंधा हुआ है। ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये आपस में बंधे हुए हैं। तो इसमें 2 तरह के वाइब्रेशंस हो सकती हैं। एक तो कि ये आगे या पीछे खिसके, ये एटम भी आगे या पीछे खिसके, और दूसरी तरह का कंपन हो सकता है स्ट्रेचिंग, इसे कहते हैं हम बेंडिंग या बंकन। जो पहला कंपन हमने देखा वो था बेंडिंग, किसी भी परमाणु की स्प्रिंग के साथ में बंधे होने के बाद में वो इधर झुक रहा है या इधर झुक रहा है, तो इसे कहते हैं हम बंकन या बेंडिंग। और दूसरी तरह का कंपन होता है स्ट्रेचिंग, जिसमें ये जो परमाणु है दूर खिसके और वापस पास आए, ये परमाणु दूर खिसके और वापस पास आए, तो इसको कहते हैं हम तनन या स्ट्रेचिंग। अब ये 2 तरह का हो सकता है, स्ट्रेचिंग
दो तरह की हो सकती है, सममित और असममित। सममित स्ट्रेचिंग में आप देख सकते हैं ये इधर खिंच रहा है और ये इधर खिंच रहा है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। फिर ये वापस इधर आ रहे हैं दोनों और वो मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी स्प्रिंग को दोनों हाथों से बराबर खींचा जाए और बराबर छोड़ा जाए तो वो कहलाएगा सममित। और स्प्रिंग को एक हाथ से हम खींच दें और वापस छोड़ दें, फिर दूसरे हाथ से खींच दें और छोड़ दें तो वो कहलाएगा असममित। हम सामान्य भाषा में अगर पढ़ना चाहें तो इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सममित दोनों परमाणुओं का ऊपर जाना और दोनों का नीचे आना। असममित एक ऊपर जाना एक नीचे आना, एक ऊपर गया और एक नीचे आया, इसे हम असममित कह सकते हैं। इसके बाद में बंकन यानी बेंडिंग। बेंडिंग भी कई तरह की होती है। हम अगर देखें तो सीजरिंग, जैसे सीजरिंग का मतलब सीजर से है, सीजर यानी कैंची। जिस तरह से कैंची चलती है उस तरह से अगर परमाणु एक दूसरे की तरफ आते हैं और वापस जाते हैं तो वो कहलाता है सीजरिंग। हम आगे चलते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं ये आपको सारे कंपन दिखाई देंगे, सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग। नाम से आप समझ सकते हैं। वैगिंग से हमारा तात्पर्य सीजरिंग यानी कैंचीनुमा, रॉकिंग यानी संदोली, एक ही यानी दोनों अणु। बेंडिंग में हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कैंची है, एक एटम यहाँ है एक एटम यहाँ है, तो ये एटम इधर आएगा और ये एटम इधर आएगा, लेकिन सममिति रूप से यूँ आएंगे और वापस इधर जाएंगे, ये बेंडिंग है। सममिति रूप से एटम, ये मॉलिक्यूल है जिसमें ये एटम इधर आया, ये एटम इधर आया और फिर वापस ये एटम इधर और ये इधर गया, तो ये कहलाता है सीजरिंग। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है रॉकिंग। अणु तल में ही दोनों अणु, ये मैं मॉलिक्यूल बना दे रही हूँ, ये सेंटर एटम है। अगर दोनों परमाणु एक ही दिशा में गए फिर वापस दोनों उल्टी दिशा में आए तो ये कहलाएगा रॉकिंग। एक ही, जो बेंडिंग में हमने जो तनत था और जो बंकन था, बंकन में हम अलग अलग तरह के बंकन हो सकते हैं। हम आईआर स्पेक्ट्रा में इन मॉलिक्यूल्स के विभिन्न प्रकार के कंपन देख रहे हैं कि कोई भी एक अणु है तो उसमें जो परमाणु उपस्थित है वो कैसे कैसे कंपित हो सकता है। वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो खींचना यानी तनन और दूसरा बैंड होना, बंकन, किसी स्प्रिंग को बेंड कर दिया। अब तनन दो प्रकार का होता है, सममित या असममित मैं बता चुकी हूँ। बंकन विभिन्न प्रकार का होता है जिसमें पहला है रॉकिंग, यानी दोनों जो परमाणु हैं वो एक ही दिशा में चले जा रहे हैं, इस तरह से हिल रहे हैं फिर इस तरह से हिल रहे हैं, फिर इस तरह से हिल रहे हैं, फिर इस तरह से हिल रहे हैं, एक बार इधर एक बार उधर, इस तरह से, तो ये कहलाता है रॉकिंग। सीजरिंग में जो परमाणु हैं वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ आते हैं फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं, ये कहलाता है सीजरिंग। इसके साथ नेक्स्ट है ट्विस्टिंग। आप जानते हैं पुरानी मूवीज़ अगर आपने देखी हो तो उसमें ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट में एक तरफ झुकते हैं फिर दूसरी तरफ झुकते हैं, तो वो कहलाता है ट्विस्टिंग। जैसे मैं यहाँ आपको समझा सकती हूँ डायग्राम बना के कि ये इधर नीचे की तरफ आया और ये भी नीचे की तरफ आया, तो ये कहलाता है, और फिर वापस ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, बेंड हो रहा है, नीचे की तरफ बेंड हुआ फिर ऊपर की तरफ आया, तो इसे कहते हैं हम ट्विस्टिंग। और वैगिंग में जो अणु हैं उसके परमाणु जो प्लेन है, ये हमारा एक्स प्लेन है, इस प्लेन में अगर कोई एटम्स प्रेजेंट हैं और वो किस तरफ जाएंगे, प्लेन के अंदर, और ये आ रहा है प्लेन के बाहर,
फिर ये वापस प्लेन के अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो एक प्लेन से अंदर बाहर जाएगा तो वो कहलाएगा वैगिंग। इस तरह से विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का हम IR में जो कंपन है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी परमाणु में विभिन्न जो विधाएं हैं, ये सामान्य स्थिति है, ये स्ट्रेच्ड है और ये कंप्रेस है। जो कंपन की हम अगर अवस्थाएं देखना चाहें तो हुक का जो नियम था वो हमें ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल का जो मास है उसका रिलेशन कंपन से कैसे, साम्य दूरी से कैसे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला दिया हुआ है। हुक के नियम के अनुसार अगर एक एटम, उसका मास m1 है और उसका ये दिखाई दे रहा है आपको, मास m1 है किसी एक एटम का, द्विपरमाणिक अणु में 2 परमाणुओं के लिए m1 और m2 दोनों के मास दिए हुए हैं, तो और डिस्टेंस जो है वो और रेडियस जो है वो सब आपको यहाँ दी हुई है। तो ये आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि माना कि बंधित परमाणुओं के मध्य कंपन का मूल अवस्था में साम्य दूरी r से विस्थापित x कर दिया हमने, उसको x मात्रा से उसको हमने, तो जो विस्थापन पर लगने वाला जो बल है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे। kx विस्थापन इज इक्वल टू रेडियस अपॉन dt यहाँ पर दिया गया है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए x इज इक्वल टू r माइनस आर एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर यहाँ पर k जो नियतांक है वो हम निकाल सकते हैं। तो आगे फॉर्मूला कैलकुलेट करते हुए हम जाते हैं r2 इज इक्वल टू, जो भी कैलकुलेशन इससे चलेगी और इसके बाद हम kx को निकाल पाएंगे। x का मान यदि RE इक्विलिब्रियम पर, जो साम्य अवस्था पर जो E है वो अगर स्टेबल है तो हम x इज इक्वल टू r रखते हुए ये मान निकाल करके kx का मान निकाल लेते हैं। क्योंकि ये सममिति द्रव्यमान है, इसकी जगह हम म्यू रख देंगे और ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होगा, दैट इज इक्वल टू, आप ये फॉर्मूला पहले भी डिराइव करके पढ़ चुके हैं, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू k अपॉन म्यू। यहाँ k जो है वो फोर्स कांस्टेंट है डायंस पर सेंटीमीटर में और म्यू हमारा मास है। तो ये जो है c यहाँ पर प्रकाश की, अगर हम इसको रिप्लेस करें, अभी न्यू बार कैलकुलेट करना है हमें, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हमें इसको लाइट की जो वेग है उससे, प्रकाश के वेग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो हुक के नियम के अनुसार अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। k का मान एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम देखते हैं द्विबंध के लिए इसका मान आता है अगर 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, ये मान निकल के आता है। तो ये बताता है कि मॉलिक्यूल में अगर इस फ्रीक्वेंसी पर हमें IR में इस तरह से पीक मिल रही है, IR की पीक्स UV विजिबल से उल्टी होती है, इस तरह से मिलती हैं। तो अगर हमें ये जो पीक है वो 3100 सेंटीमीटर पर मिल रही है तो ये बताता है कि इसमें द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं सिलेक्शन रूल। व्हाट इज सिलेक्शन रूल, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।